हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा चैनल स्टडी पर्पस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जनाब ये टाइम कब निकल जाए ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। कब आपके एग्ज़ाम के 2 महीने रह जाएंगे, कब आपके एग्ज़ाम के 15 दिन रह जाएंगे और कब आपके एग्ज़ाम आपके सर पे आ जाएंगे ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर ये बच्चे कहते हुए मिलते हैं कि मेरे तो 10 महीने निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला, हमने तो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं की, क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में, क्या करेंगे एग्ज़ाम में। तो जनाब चाणक्य एक बात कहते हैं कि अगर हम अपने ही लाइफ में अपने ही गलतियों से सीखते रहें तो ये लाइफ बहुत ही छोटी पड़ जाती है। तो अच्छा है कि दूसरों की लाइफ में क्या गलतियां हुई है उस गलतियों को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और हम उस गलतियों को किए बिना भी उस गलतियों में सुधार लाएं और लाइफ को 10x गुना आगे लेकर जाएं। क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते रहें तो शायद उलझ कर रह जाएंगे अपनी इस ज़िंदगी में और इस लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। आपको लगता होगा कि लाइफ बहुत बड़ी है, आप काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे पास टाइम कम है। लेकिन जनाब वही टाइम है जहाँ से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वरना बाकी बच्चों की तरह भी आप वहीं जाकर रट्टा लगाने वाले हैं कि मेरे तो 10 महीने निकल गए, मेरे तो 11 महीने निकल गए, मेरे को पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गया। तो जनाब अभी टाइम है, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 12th आपके लाइफ में फिर दोबारा एंटर नहीं करने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास बेसिकली भूगोल का है जिसमें सीरीज 2 है। सीरीज 1 हमने पहले कर चुका है। अगर आपको ये पता नहीं है कि सीरीज 1-2 ये क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज 1 का लिंक हमने मेंशन कर दिया है। जाइए सीरीज 1 को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। भूगोल जिसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, बिहार बोर्ड अदर बोर्ड की भी हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूगोल जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सीरीज 2 मनी सर के साथ, ये रहे आपके मनी सर जो अभी फ़िलहाल इससे वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहें तो क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हमने पहले सीरीज में भी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 6 पे हम लोग आएंगे। इस क्लास का पहला क्वेश्चन और सीरीज का छठा क्वेश्चन, तो सीरीज 2 का ये छठा क्वेश्चन होगा और इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है मानव विकास के, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। ये पूछ रहा है जो मानव विकास है, जो मानव की विकास होती है उसमें 4 स्तंभ कौन से हैं? तो वो 4 स्तंभ हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन में आंसर में देखेंगे। मानव के वो 4 स्तंभ है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है। क्या है? तो एक में है समता इक्विटी, 2 में है सतत पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी, और 3 में है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, और 4 में है सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट। समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में नियंत्रणता। पोषणीयता का क्या अर्थ है कि जो भी अवसरों की उपलब्ध है उसमें नियंत्रण अवसर का उपलब्ध होता रहे, यह पोषणीयता का अर्थ है, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मतलब पोषणीयता का यही मीन्स हुआ कि अवसरों का जो उपलब्ध है वो निरंतरता मिलता रहे, ये ना कि एक पीढ़ी को, जो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे पानी है, हम लोग वाटर जो यूज करते हैं, शायद हमारे बिहार में कोई पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री में पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
आप लोग ये कहते हुए या कहीं ना कहीं सुने होंगे कि इस देश में पानी बहुत ही महंगा है, तेल से भी महंगा है, इतना महंगा है कि वहाँ कपड़ा धोया ही नहीं जाता, ऐसा आप लोग शायद सुने होंगे। तो यही है कि जैसे पानी का उपयोग इस तरह से होना चाहिए कि हमारे अगली पीढ़ी को, जो हमारे अगली आने वाली जनरेशन है, उनको भी इनका दिक्कतों का सामना न करना पड़े कि उन्हें पानी ही ना मिले, हम इतना पानी का दुरुपयोग कर दें। तो यही है पूजनीयता का, जो भी हमें अवसर मिल रहे हैं इस अवसर को निरंतरता बनाए रखने, जिसे हम पूजनीयता कहेंगे इस भूगोल की भाषा में। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। क्या है कि मानव में श्रम क्षमता का जो है मेहनत, जो श्रम मतलब होता है मेहनत, तो श्रम क्षमताओं का निर्माण करके लोगों में जो श्रम क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना उसमें। और सशक्तिकरण का अर्थ है, सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण मतलब अपने विकल्प, मतलब खुद के लिए हम अपने फ्रीडम के हिसाब से किसी चीज़ को चुन सके, अपने शक्ति को प्राप्त कर सके, वो होता है एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कंसेप्ट, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो 1 में हो जाएगा समता, 2 में हो गया सतत पोषणीयता, और 3 में हो गया उत्पादकता, और 4 में हो गया सशक्तिकरण, मतलब इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। ठीक है, और इसी को ऐसे आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, जो भी सीरीज आ रही है उसका नोट्स बनाएं। यार घिसना पड़ेगा खुद को घिसिएगा नहीं तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ये सोचेंगे सब हमको बना बनाया मिल जाए, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल है। अगर मिल भी गया तो आप उससे काबिल नहीं बन पाएंगे। तो नोट्स बनाइए, खुद को थोड़ा घिसिए, पेन कॉपी कलम उठाइए और थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूछिए अपने आप से कि आखिर हमारा इस वक्त मेरा काम क्या है। तो आप बैठेंगे और ये काम करेंगे अगर खुद से सवाल करेंगे तो पेन कलम उठाइए और नोट्स बनाइए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स के लिए मैंने छोटा कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव विकास के संबंध में, एक मिनट, मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। व्हाट इज वेलफेयर मेथड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उत्तर है मानव विकास के कल्याण में उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। व्हाट इज वेलफेयर मेथड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। मतलब इसका यही थोड़ा बनता है कि जो भी सरकार के द्वारा सुख सुविधाएं आती हैं, जो भी सरकारी द्वारा जो भी सुविधाएं आती हैं, वो मानव विकास में वो व्यय होना चाहिए। मानव उपागम इसी का समर्थन करती है कि मानव विकास के उच्च सरकारी व्यय का समर्थन हो और जो भी है इंसान के जो मानव है उनके विकास पे सरकारी चीज़ों का व्यय हो और उसमें अच्छी विकास हो। तो मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। मतलब व्यय मतलब होता है खर्च करने की समर्थन करता है कि मानव विकास पे सुख सुविधाओं के लिए उस पर सरकारी व्यय खर्च हो, इसका समर्थन करता है मानव विकास के कल्याण उपागम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं।
और क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो क्वेश्चन हो गया उसी को आप लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं, क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो खुद से भी क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और वैसे चाहे तो इस क्वेश्चन का भी नोट्स बना कर आप याद कीजिएगा तो और भी बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है निश्चयवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है निश्चयवाद क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद को हम लोग देखेंगे क्या है। निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है, ठीक है। निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी की स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। यहाँ थोड़ा सा छूट गया, उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था। क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, यहाँ आप चाहे तो आप ले सकते हैं, मैंने कर दिया है, आप इसका नोट्स ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद है, नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। सबसे पहले निश्चयवाद है जो एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास के प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ है। इसके अनुसार विकास की जो प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ है। इन्होंने प्रकृति के अनुसार आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। जो सामाजिक विकास की अवस्था थी वो आदिम थी, ऊंची थी और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, अत्यंत नीचा था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था, ठीक है। तो नोट्स बनाइए इसका आप लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है क्वेश्चन को लाने में, क्वेश्चन को टाइप करने में। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब जाके आपको एक क्लास से आपको मिल पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। आप सीधे अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट निकालिएगा, उसका नोट्स अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। संभववाद क्या है, उसी की तरह जैसे निश्चयवाद था उसी तरह यह बोल रहा है संभववाद क्या है, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। संभववाद, संभववाद क्या है। संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है तथा प्रकृति दत्त जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उन संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। मानव पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है, ठीक है। संभववाद क्या है, तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति दत्त अनेक संभावना का इच्छा अनुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 10 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर करें, डिफरेंशिएट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कब कहाँ पूछिए कोई ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स में वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हम लोग 5 क्वेश्चन एक सीरीज में लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इस आंसर को देख लेते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर करें। किसी देश में एक वर्ष में प्रति माह प्रति हजार व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि कहेंगे। ये कॉमन सी बात है कि जब अधिक जन्म होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है, यदि जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम है, यानी मृत्यु ज़्यादा है जन्म कम है, तो इसमें जनसंख्या में ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। भाई जन्म लेने वाले बच्चों को ही सम्मिलित किया जाएगा, बाकी बच्चों को तो बच्चे ना जन्म लेते हैं। तो जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। मतलब मनुष्य रूप में जो भी जन्म लिया है और जो भी इंसान डेथ करता है उसकी जो मृत्यु सम्मिलित की जाती है मृत्यु दर में, तो सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। यही कहने का मतलब है, यहाँ सिंपल सा कहने का मतलब है किसी देश में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर, जीवित बच्चे ना कि जन्म लेके मर गए तो जन्म दर में नहीं कैलकुलेशन हो पाएगा, उनका कैलकुलेट इसमें नहीं हो पाएगा। जो जीवित है उनका इसमें कैलकुलेशन होगा। किसी देश में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब 1000 बच्चे पर अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 50 बच्चे मर गए तो यही हो गया उनका मृत्यु दर जन्म दर। 1000 अगर किसी गांव में 1000 लोग रह रहे हैं और उस गांव में एक साल में 50 बच्चे जन्म हो जाए तो इसे कहेंगे जन्म दर। कि मतलब 1000 बच्चे पर 50 बच्चे जन्म ले लिया तो ये जन्म दर हो गया। 1000 बच्चे पर अगर 20 से लोगों की मौत हो जाती है, उस गाँव में 1000 लोग रह रहे हैं और एक साल में एक एनुअल ईयर में 20 लोगों की मौत हो जाती है तो ये हो गया मृत्यु दर। मतलब एक साल में 1000 पे 20 लोगों की मौत हो गई। तो अगर 2000 हैं तो 40 लोगों की मौत हो जाती है, तो वही हो गया 1000 पे 20 लोगों की मौत। तो मतलब यही है, किसी देश में एक वर्ष में प्रति हजार पर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या और मरने वाले लोगों की संख्या, एक मिनट, कुछ जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्लास में मज़ा आया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में और नई क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मचाते रहिए।